अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? क्या हाल चाल है? आवाज़ आ रही है आप सबको? मेरी आवाज़ क्लियर है सब तक? जी बेटा, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 3 है ब्लड फिजियोलॉजी का, ठीक है। उसका हमारा आज का टॉपिक है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। जैसा कि हम एनीमिया की टाइप्स पढ़ रहे हैं फिजियो के ब्लड चैप्टर में से, तो आज की हमारी डिसऑर्डर या आज का जो टॉपिक है वो उसका नाम है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। हमने देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये मेगलोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, ठीक है। तो ये तो आप सबको ही पता है कि एनीमिया की एक टाइप है। ये एनीमिया की एक क्लासिफिकेशन है, एक टाइप है, ठीक है। उसकी यानी कि एक किस्म है एनीमिया की। इसमें होता क्या है, ये इसको हम इस तरह से कैटेगराइज करते हैं, इसको इस तरह से पहचानते हैं, इस तरह करेक्टराइज होता है कि जब रेड ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएं, यानी कि सेल की एनलार्जमेंट हो जाए। रेड ब्लड सेल की जो प्रोडक्शन हो रही है, वो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन होते होते जो हो गए प्रोडक्शन, उन रेड ब्लड सेल्स की अगर एनलार्जमेंट हो जाए, बहुत ज्यादा बड़ा साइज हो जाए, ठीक है, लार्ज हो जाए, वेरी लार्ज, तो मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया जो है वो बीमारी पेश आ जाती है, ठीक है। क्योंकि अगर सेल एनलार्ज हो गया है, स्वेलिंग इन्फ्लेम हो गया है, ठीक है, तो वो एक बहुत सीरियस डिसऑर्डर की शक्ल में बन जाता है। उसका नाम होता है मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। जैसा कि आपको सामने डायग्राम में भी ये नजर आ रहा है, ठीक है, जो सेल रेड कलर का सेल बना हुआ है। हालांकि सेल बहुत टाइनी होते हैं, छोटे होते हैं रेड ब्लड सेल्स, जो भी सेल्स हों, लेकिन जब एनलार्ज होंगे, बहुत ज्यादा बड़े हो जाएगा उनका साइज, वेरी लार्ज, तो बन जाएगा मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। वो एक डिसऑर्डर में आ जाता है, ठीक है। बात है ये इसकी कॉजेज क्या क्या है, किस वजह से होता है बेसिकली ये। कॉजेज जो हैं इसकी दो हैं। एक तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ठीक है, एक फॉलिक एसिड। यानी कि विटामिन B12 की अगर कमी हो जाए तो जो है हमारे रेड ब्लड सेल वो लार्ज हो जाते हैं, वो लार्ज होने शुरू हो जाते हैं अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए। विटामिन B12 क्या करता है, ठीक है, ये विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बॉडी में क्या कहते हैं, बॉडी डजंट हैव इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल। बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होते, बिल्कुल भी हेल्थफुल नहीं होते, ठीक है, अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए। ये विटामिन जरूरी होता है रेड ब्लड सेल को बनाने के लिए और उसके मेंटेनेंस के लिए। अगर ये विटामिन कम होगा बॉडी के अंदर, इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ऑटोमेटिक ये होगा कि इसकी डेफिशिएंसी की वजह से सेल एनलार्ज हो जाएंगी और मेगलोब्लास्टिक एनीमिया बन जाएगा। दूसरी बात, फॉलिक एसिड भी अगर कम हो तो भी ये हो सकता है, ठीक है। फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी भी जो है इस उसकी वजह से इसको फेस करना पड़ता है, ये कॉजेज है, ठीक है। फॉलिक एसिड पहले भी कई बार बताया हुआ है, फॉलिक एसिड जो है यूज किया जाता है यानी कि हमारे ब्लड लेवल को मेंटेन करने के लिए, उसको यानी कि किसी भी किस्म की एडिशन से प्रिवेंट करने के लिए, हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं उनको बचाने के लिए, किसी भी किस्म की अगर बॉडी के अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ रही है, ठीक है, तो फॉलिक एसिड वहाँ काम करता है। अगर इन दोनों की डेफिशिएंसी है तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया जो है वो पेश आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, और कॉजेज क्या हो सकती हैं, इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ डाइट। हम डाइट कर रहे हैं, हमारी डाइट अच्छी नहीं है, हम सही तौर पर प्रॉपर मील नहीं इंटेक कर रहे, ठीक है, हमें पता ही नहीं है कब किस टाइम क्या खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा जो है हमारे खाने की रूटीन डिस्टर्ब है, तो उस वजह से क्या होता है, विटामिन B12 कम होता है और ऑटोमेटिकली विटामिन B12 कम होगा तो मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया बन सकता है। दूसरा, इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन। अगर जो हमने खुराक खाई है, ठीक है, जो भी खुराक हम खा रहे हैं वो सही तरह डाइजेस्ट नहीं हो रही, एब्जॉर्ब नहीं हो रही इंटेस्टाइन में, स्टमक में, तो भी क्या होता है, तो भी एनीमिया बन जाता है, ठीक है। दूसरी बात आती है फिर हमारे इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी, यानी कि ऐसे फैक्टर्स जो मौजूद होते हैं, इंक्लूड होते हैं, अगर ये फैक्टर्स इंक्लूड हो तो भी जो है मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया बन सकता है। कौन कौन से? परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया क्या होता है? नंबर 1 पे लिखा हुआ है परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया में आप कह सकते हो ये एक ऐसा एनीमिया, एक रेयर है, रेयर डिसऑर्डर है, रेयर मतलब कभी कभार नजर आने वाला केस।
आमतौर पर नहीं, एक रेयर डिसऑर्डर है। दूसरी बात, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। रेयर एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मैंने पहले भी बताया हुआ है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जहां भी वर्ड है आपने समझ जाना है, बॉडी ऑटो पे हो जाती है, इम्यून सिस्टम ऑटो पे हो जाता है, यानी कि इम्यून सिस्टम बॉडी का साथ छोड़ देता है, अपनी ही बॉडी अपने खिलाफ हो जाती है और कुछ नहीं समझ आता अनकॉन्शियसली क्या बिहेव हो रहा है बॉडी का, ठीक है। वो होती है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो परनीशियस एनीमिया एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और एक रेयर डिसऑर्डर है। इसके अलावा आप कह सकते हो कि ये अगर परनीशियस एनीमिया हो जाए तो इससे क्या होता है, जो विटामिन B12 जो होता है उसकी एब्जॉर्प्शन को डिस्टर्ब कर देती है, उसमें डेफिशिएंसी क्रिएट कर देती है, ठीक है। परनीशियस एनीमिया ये सब करता है और ये मुंसलिक होता है, ठीक है। ये मुंसलिक होता है, ये रिलेट होता है हमारे मेगलोब्लास्टिक एनीमिया से। रेयर, RARE, रेयर, रेयर डिसऑर्डर, नॉट रे, रेयर। रेयर का मतलब होता है, एक होता है वर्ड रेयर, एक होता है कॉमन। कॉमन मतलब आम नजर आने वाला केस, रेयर मतलब कभी कभार नजर आने वाला केस। रेयर डिसऑर्डर ऐसी बीमारी जो कभी कभार ही उसका केस सामने आया हो, आमतौर पर पेशेंट्स को किसी को ऐसा नहीं होता केस, ठीक है। तो परनीशियस एनीमिया रेयर होती है। इसके बाद आता है गैस्ट्रेक्टमी। अच्छा जी, दूसरी बात, जहां भी आपका एक्टमी का वर्ड आ जाए वो तो आप सबको पता ही होगा, उसका मतलब होता है टॉमी का मतलब होता है कट करना, ठीक है। तो गैस्ट्रेक्टमी का मतलब क्या होता है, ये एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें स्टमक, उसके पार्ट, उसके जितने भी हैं उसको सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। गैस्ट्रेक्टमी। अगर लाइफ में कभी भी गैस्ट्रेक्टमी हुई हो, जिस तरह आपने सुना है कि जिनको आपकी पित्ते की पथरी हो उनका पित्ता निकाला जाता है, ठीक है। जिनको पित्ते की पथरी हो जाए, कोलेस्थीसिस, उनका पित्ता निकाला जाता है, उनकी पथरी रिमूव नहीं की जा सकती। अगर पथरी रिमूव करेंगे, पित्ता बॉडी के अंदर लगा हुआ अटैच हुआ, उसके अंदर से हम स्टोन्स को रिमूव करने के लिए जो हमारा वो है, यानी कि आपका पित्ता है उसको ओपन करेंगे, कट करेंगे, तो उसके अंदर इतने जहरीले मादे होते हैं कि वो पूरी बॉडी में बड़े ही इमीडिएट इफेक्ट के साथ फैल जाते हैं। तो हमारे पित्ते की पथरी का इलाज होता है कि पित्ता निकालना, बॉडी से पित्ते को रिमूव करना, ठीक है। और इसी तरह गैस ट्रैक्टमी का मतलब ये है कि लाइफ में कभी भी कोई गैस ट्रैक्टमी मतलब स्टमक या उसके इर्द गिर्द का कोई भी पार्ट अगर रिमूव हुआ हो तो भी क्या हो सकता है, इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि रेड ब्लड सेल जो है वो एनलार्ज हो जाए और मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया बन सकता है। समझ आ रही बातों की किस तरह बातें रिलेट हो रही हैं, ये सारी हम कॉजेज ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है गैस्ट्रेक्टमी का मतलब कि सर्जिकल ने किसी भी चीज को रिमूव करना, किसी भी पार्ट को रिमूव करना। स्टमक से रिलेट है गैस्ट्रो मतलब स्टमक है, या फिर स्टमक तो खैर रिमूव नहीं होता, यानी कि उसके आसपास जो होता है गॉल ब्लैडर, पित्ता वगैरह, ठीक है, इस तरह की चीजें। थर्ड है कॉन्जेनिटल एब्सेंस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। कॉन्जेनिटल एब्सेंस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर का मतलब ये होता है, ठीक है, यानी कि कॉन्जेनिटल परनीशियस एनीमिया अगर लैक है हमारे, कॉन्जेनिटल मतलब विरासत में किसी को, आप कह रहे हैं कि एब्सेंस थी इस एनीमिया की, एनीमिया की नहीं, इस फैक्टर की, सॉरी। फैक्टर मतलब कौन सा, परनीशियस एनीमिया मतलब विटामिन B12 डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, अगर विरासत में भी किसी को है तो आगे चल के ये जो है बन सकता है बॉडी में। आगे आता है डिसऑर्डर ऑफ टर्मिनल इलियम। ये टर्मिनल इलियम क्या होता है, इससे पहले मैं आपको बता दूं, नोट करें, सिम्टम्स ऑफ मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। जैसे कि प्रीवियस मैंने आपको सिम्टम्स लिखवाए थे ए प्लास्टिक एनीमिया के, इस टॉपिक में भी, इस डिसऑर्डर में भी, इस बीमारी में भी आपकी कॉजेज हो गई, आपका इंट्रोडक्शन तो हो गया। अब आप लिखें सिम्टम्स, सिम्टम्स ऑफ मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया कौन कौन से होते हैं, मैं आपको वन बाय वन बता रहा हूँ। हेडिंग दे दे सिम्टम्स ऑफ मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। जी सिम्टम्स लिखें, इसमें होता है फर्स्ट नंबर पे एबनॉर्मल पेलनेस ऑफ कलर, एबनॉर्मल पेलनेस ऑफ कलर ऑफ स्किन, एबनॉर्मल पेलनेस ऑफ कलर ऑफ स्किन। जिस तरह मैंने पेल लिखवाया, पेल, पेल के अब आगे आपने नेस भी लिखना है, पेलनेस, PALENESS, पेलनेस, एबनॉर्मल पेलनेस ऑफ कलर ऑफ द स्किन। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट सिम्टम, पहले लिख लें फिर बाद में आपको बताता हूँ। फर्स्ट आपका पॉइंट है एबनॉर्मल पेलनेस ऑफ
कलर ऑफ द स्किन। सेकंड है आपका डिक्रीज एपिटाइट। सेकंड है आपका डिक्रीज एपिटाइट, भूख का ना लगना, भूख का कम लगना, डिक्रीज एपिटाइट। थर्ड है आपका लैक ऑफ एनर्जी। लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ एनर्जी थर्ड है आपका पॉइंट। चौथा पॉइंट आपका डायरिया। अब तक मैंने आपको 4 पॉइंट बताए हैं। एबनॉर्मल पेलनेस ऑफ द कलर ऑफ स्किन, डिक्रीज एपिटाइट, नंबर 2 था डिक्रीज एपिटाइट, तीसरा है लैक ऑफ एनर्जी, और चौथा है डायरिया। पांचवा है डिफिकल्टी वॉकिंग। पांचवा पॉइंट है डिफिकल्टी इन वॉकिंग, डिफिकल्टी इन वॉकिंग। छठा पॉइंट है आपका नंबनेस इन हैंड्स एंड फुट। नंबनेस इन हैंड्स एंड फुट, नंबनेस, नंबनेस इन हैंड्स एंड फुट। 6 पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए हैं सिम्टम्स में। सिम्टम्स ऑफ मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, 6 पॉइंट्स मैं रिपीट कर रहा हूं। नंबर 1 है एबनॉर्मल पेलनेस ऑफ कलर ऑफ द स्किन। दूसरा पॉइंट है डिक्रीज एपिटाइट। तीसरा पॉइंट है लैक ऑफ एनर्जी। चौथा पॉइंट है डायरिया। पांचवा पॉइंट डिफिकल्टी इन वॉकिंग। छठा पॉइंट नंबनेस इन हैंड्स एंड फुट। लिख लिया सब लोगों ने? सिम्टम्स मैंने 6 लिखवाए हैं, 6 सिम्टम्स सबने नोट कर लिए अपनी बुक पे? जी। अच्छा जी, अब समझे ये होते क्या है। एबनॉर्मल पेलनेस का मतलब होता है, एक तो होता है रंगत का फीका पड़ना, जर्द पड़ना। एबनॉर्मल पेलनेस का मतलब ये होता है, जिस तरह आपने कुछ लोगों के देखा है मुंह पे या बॉडी के किसी भी पार्ट पे कुछ स्पॉट बन जाते हैं। उनका थोड़ा सा स्पॉट जो होता है वो ब्लैक होता है, थोड़ा सा फिर पिंकिश होता है, थोड़ा सा व्हाइट होता है। ठीक है, यानी कि स्पॉट बन जाना। एक जैसी स्किन है ना, पेल हो रही है लेकिन एबनॉर्मल तरीके से। उसकी स्किन जो है, उसकी जिल्द जो है फीकी पड़ रही है, लेकिन उसके कलर जो है वो डिफरेंट है। ये होता है एबनॉर्मल पेलनेस। दूसरा पॉइंट है डिक्रीज एपिटाइट, भूख में कमी आना, भूख का ना लगना। और तीसरा पॉइंट है लैक ऑफ एनर्जी, यानी कि ऑब्वियसली एनर्जी नहीं बचती बॉडी में, आप हर वक्त थकावट महसूस करते हैं। चौथा पॉइंट है डायरिया। डायरिया का तो आप सबको पता है, ठीक है। डायरिया मतलब जिस तरह आप कह रहे हैं कि निजाम खराब हो जाता है, वॉमिटिंग आती है, हर हर आप चाहे सिप ले ले पानी का, इस तरह होता है। और आपका नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन वॉकिंग, चलने फिरने में मुश्किल होती है, व्हील चेयर यूज करना पड़ती है इसमें। और नंबर 6 नंबनेस इन हैंड्स एंड फुट। नंबनेस का मतलब होता है सुन होना, हाथों और पाँव का सुन होना, हाथ और पाँव का सुन होना, सो जाना। नंबनेस मतलब सुन होना। क्लियर सबको? सिम्टम्स, 6 सिम्टम्स मैंने लिखवाए हैं और 6 ही बताए हैं। समझ आएगा सबको इन सब बातों की? चलें जी, गुड। नेक्स्ट देखते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ टर्मिनल इलियम। ये अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, टर्मिनल इलियम के बारे में। अच्छा जी, टर्मिनल इलियम क्या होता है? टर्मिनल इलियम एक अलग से बीमारी है। टर्मिनल इलियम एक अलग से डिसऑर्डर का नाम होता है, एक डिजीज का नाम है। ये एक ऐसी कंडीशन है, इसमें इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन मतलब सोजिश, सूजन, स्वेलिंग। किसकी? हमारे इलियम के पोर्शन की। इलियम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने पार्ट्स होते हैं, सबने पढ़ा हुआ है, डिडूनम, जिजूनम, इलियम। ऐसे ही है, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, डिडूनम, जिजूनम, इलियम। तो ये एक ऐसी डिसऑर्डर है, ठीक है, ये होती है हमारे इलियम पे। इलियम में जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्वेलिंग हो जाए, इन्फ्लेम्ड हो जाए, सोजिश, सूजन आ जाए, तो वो एक सीरियस बीमारी बन जाती है, ठीक है, उसे कहा जाता है टर्मिनल इलियम या डिसऑर्डर ऑफ टर्मिनल इलियम। अब पढ़ते हैं कि इसके अंदर बेसिकली लिखा क्या हुआ है। ट्रॉपिकल स्प्रू, ट्रॉपिकल स्प्रू। अच्छा जी, ये क्या होता है बेसिकली, ये देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना चाहिए कि मेल एब्जॉर्प्शन डिजीज है ये एक मेल एब्जॉर्प्शन डिजीज है। मेल एब्जॉर्प्शन क्या होता है? मेल एब्जॉर्प्शन डिजीज एक ऐसी डिजीज होती है, यानी कि उसमें डिफिकल्टी होती है, मुश्किल आती है खुराक को डाइजेस्ट करने में, ठीक है। हम जो भी खाते पीते हैं वो एब्जॉर्ब करना या डाइजेस्ट करना,
डाइजेस्ट करने में मुश्किल होती है, एब्जॉर्ब करने में मुश्किल होती है, वो होती है मेल एब्जॉर्प्शन डिजीज, और उसी को कहते हैं ट्रॉपिकल स्क्रू। ठीक है, तो ये टर्मिनल इलियम में ये सब कुछ होता है, इस वजह से होती है टर्मिनल इलियम की डिजीज। समझ आ रही है अब हम क्यों पढ़ रहे हैं ये? टर्मिनल इलियम का तो हमने पढ़ लिया कि वो कौन सी डिजीज है, उसमें होता क्या है, लेकिन वो होते किस वजह से है, वो इन वजह से होती है, ये सारी वजह है उनकी। नेक्स्ट है आपका नॉन ट्रॉपिकल फ्लू। ये नॉन ट्रॉपिकल फ्लू क्या होता है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि ये एक ऐसा अननाउन केस कहलाता है जिसमें आप कह सकते हो कि कोई भी एनाटॉमिकल चेंजेस आ सकती हैं। एनाटॉमिकल चेंजेस मतलब इंटेस्टाइन का टेम्परेचर चेंज हो सकता है, इंटेस्टाइन की शेप जो है वो कभी कभार किसी केस में ऐसा होता है कि इंटेस्टाइन की शेप जो है वो अपनी कर्व चेंज करने लगती है। आप सबको पता है कोलोन का क्या है, ट्रांसवर्स कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, यानी कि उसकी कर्व होती है, तो कर्व ना अपनी शेप चेंज कर लेती है नॉन ट्रॉपिकल फ्लो में। इसके अलावा टेम्परेचर चेंज होता है हमारी इंटेस्टाइन्स का। इसके बाद है रीजनल एंट्राइटिस। रीजनल एंट्राइटिस, ये रीजनल एंट्राइटिस क्या होता है बेसिकली? अच्छा जी, ये एक ऐसी डिजीज है, एक लाइफ लॉन्ग डिजीज है, मतलब एक ऐसी डिजीज है जो लंबे अरसे तक चलती है, खुदा ना खासा अगर हो जाए तो लंबे अरसे तक चलती है। बात है कि इसमें होता क्या है, इसमें इन्फ्लेमेशन होती है और इरिटेशन होती है, किसमें? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिसमें लीवर भी आता है, स्टमक भी आता है, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, ठीक है, हमारा इंटेस्टाइन्स, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाते हैं और कोई खुराक डाइजेस्ट नहीं हो पाती, तो उसे कहते हैं रीजनल एंट्राइटिस। यानी कि आप कह सकते हो कि एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इन्फ्लेमेशन होती है और इरिटेशन होती है इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। आगे है इंटेस्टाइनल रिसेक्शन। इंटेस्टाइनल रिसेक्शन का मतलब क्या होता है बेसिकली? ये एक, आप कह सकते हो कि आपका सर्जरी का नाम है, ठीक है, ये एक सर्जरी है। इसमें हम रिमूव करते हैं पार्ट का, यानी कि आप ऐसा पार्ट रिमूव करते हैं जिसको स्मॉल बाउल कहा जाता है, ठीक है। यानी कि स्मॉल बाउल क्या मतलब? स्मॉल बाउल यानी कि मतलब ये आप कह सकते हो कि जिस तरह हमारे इंटेस्टाइन के आसपास एक पोर्शन होता है, ठीक है, उसका नाम होता है स्मॉल बाउल। इंटेस्टाइन के आसपास जो है वहीं पे लोकेट करता है ये, तो उसकी सर्जरी को कहते हैं इंटेस्टाइनल रिसेक्शन। जिस तरह हमारे स्टमक के नीचे पित्ता जो है गॉल ब्लैडर अटैच होता है, इसी तरह जो है ये इंटेस्टाइन के साथ जो है उनमें इंक्लूड होता है। आगे है नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म क्या होता है? नियोप्लाज्म एक ऐसी बीमारी का नाम है, एक एबनॉर्मल ग्रोथ है टिश्यू की। हमारी बॉडी में जितने भी टिश्यूज हैं उनकी एबनॉर्मल ग्रोथ, वो ग्रो तो कर रहे हैं लेकिन एबनॉर्मल तरीके से। लाइक ग्रो करते करते स्वेल हो गए, ग्रो करते करते उनकी रेडनेस आ गई इंटरनली, ठीक है। तो अगर टिश्यू की एबनॉर्मल ग्रोथ होगी तो वो कहलाता है नियोप्लाज्म। इन शॉर्ट, नियोप्लाज्म जो है एक कैंसर का नाम होता है, ठीक है। मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये पढ़ा है ना आप लोगों ने? तो नियोप्लाज्म एक कैंसर को कहते हैं। ऑब्वियसली सी बात है कि अगर टिश्यू जो है वो एबनॉर्मल बिहेव करेगा, एबनॉर्मल काम करेगा, सेल एबनॉर्मल काम करेगा, तो कैंसर बन जाता है, ठीक है। तो ये नियोप्लाज्म कैंसर का ही नाम होता है। आगे एक वर्ड है ग्रेन्युलोमेटस डिसऑर्डर। ग्रेन्युलोमेटस डिसऑर्डर, इसका मतलब क्या होता है? ये एक क्रोनिक डिजीज है, एक लंबे अरसे से चलती आने वाली बीमारी है, ठीक है। ये बहुत साल लेती है ठीक होने में। इसमें होता क्या है, ये एक क्रोनिक है, इसके अलावा जेनेटिक डिसऑर्डर भी है। जेनेटिक्स में होती है, विरासत में, कॉन्जेनिटल, ठीक है। विरासत से भी मिल सकती है और रेयर होती है, सॉरी क्रोनिक होती है, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें व्हाइट ब्लड सेल जो होते हैं आप कह लें, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो अनएबल होते हैं, वो यानी कि व्हाइट ब्लड सेल का काम होता है बॉडी को डिफेंड करना, कोई भी बैक्टीरिया वगैरह आ रहा है तो उससे बॉडी को बचाना, ठीक है। लेकिन ग्रेन्युलोमेटस जो बीमारी है, इसमें व्हाइट ब्लड सेल क्या करते हैं, वो फारिग हो जाते हैं, वो बिल्कुल ही नाकाम हो जाते हैं, वो अनएबल होते हैं किसी बैक्टीरिया को किल करने में, बैक्टीरिया को फेगोसाइट करने में, बैक्टीरिया को एगल्फ करने में, ठीक है। बैक्टीरिया को मारने में, खाने में व्हाइट ब्लड सेल नाकाम होते हैं, वो ये काम नहीं कर सकते, अनेबल होते हैं वो, तो इसे कहा जाता है ग्रेन्युलोमेटस डिसऑर्डर, इन विच व्हाइट ब्लड सेल्स आर अनेबल टू किल बैक्टीरिया, ठीक है, इन विच व्हाइट ब्लड सेल्स आर अनेबल टू किल बैक्टीरिया। यहां तक क्लियर है सबको? जी,
यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं कंपटीशन फॉर विटामिन B12। विटामिन B12 के लिए कौन कौन सा कंपटीशन हो सकता है, किस किस वजह से ये कम हो सकता है? फिश टेपवर्म इन्फेस्टेशन नंबर 1 पे है। फिश टेपवर्म इन्फेस्टेशन एक इन्फेक्शन का नाम है बेसिकली ये, ठीक है, एक इन्फेक्शन होता है ये फिश टेपवर्म। होता क्या है इस इन्फेक्शन में? जब कोई पर्सन रॉ फूड खाता है, ठीक है बेटा, लिख दूंगा। अच्छा जी, आपको पता है रॉ फूड क्या होता है? रॉ फूड कंटेमिनेट फूड। जिस तरह आपने देखा है कि कुछ गैर मुस्लिम ममालिक जो हैं वो किस तरह जो है कच्चे गोश्त खा रहे होते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि सी फूड खाते हैं, तो बस जस्ट उसी तरह बॉयल करके खा लिया, ठीक है। यानी कि किसी चीज को अच्छी तरह पकाना ना। रॉ फूड मतलब उसको कच्चा, यानी कि कुछ भी चीज है, लाइक जंगली है, वो कुछ भी चीज ऐसे उठा के खा लेते हैं, रॉ फूड। रॉ एनिमल, रॉ मतलब पूरा साबुत का साबुत, ठीक है। तो फिश टेप वर्म एक ऐसे इन्फेक्शन का नाम है जो तब होता है जब कोई भी पर्सन, उसकी आदत हो रॉ फूड खाने की, या अनकुक फिश खाने की, या रॉ फिश खाने की, या अनकुक फिश खाने की। या तो वो कच्ची मछली खा रहा है बगैर पकाए, ठीक है, या तो वो कच्ची खा रहा है या बगैर पकाए खा रहा है, बगैर उसको पकाए खा रहा है, तो फिर जो है ये इन्फेक्शन बॉडी में बन जाता है, ठीक है ना। और ये इन्फेक्शन जब बनता है तो बहुत सारे पैरासाइट्स अपने साथ अंदर लेकर जाता है बॉडी में। समझ आ रही है? जब एक चीज हमने दरिया से एक जो है मछली पकड़ी है, उसको बगैर साफ किए बगैर पकाए खा लिया, तो जब हमने निकाली थी उसके ऊपर काफी सारे पैरासाइट्स बैक्टीरिया तो होते हैं। जब हमने उसको कच्चा खा लिया किसी ने भी, जो गैर मुस्लिम ममालिक करते हैं, ठीक है, तो उनके साथ बहुत से पैरासाइट्स अंदर जाते हैं, तो उनको इन्फेक्शन होता है, उसका नाम है फिश टेपवर्म इन्फेस्टेशन। तो ये इन पे अलग अलग से टॉपिक बनते हैं, लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे तो वो एक अलग टॉपिक बन जाएगा, ठीक है। तो समझ आ गई फिश टेपवर्म इन्फेस्टेशन क्या होता है? एक इन्फेक्शन का नाम होता है। नेक्स्ट है आपका नंबर 2, बैक्टीरियल ब्लाइंड लूप सिंड्रोम। बैक्टीरियल ब्लाइंड लूप सिंड्रोम ये कैसा सिंड्रोम है? ये एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा सिंड्रोम है जो तब होता है जब भी आप कह लें कि इंटेस्टाइन में किसी बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ हो जाए। इंटेस्टाइन के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया ओवर ग्रोथ कर गया है, जरूरत से ज्यादा जो है वो बढ़ गया है, लार्ज हो गया है, या उसने अपने साथ बहुत सारे और अटैच कर लिए हैं, तो तब ये बन जाता है लूप। मींस आपको याद है आपने यूरिनरी सिस्टम में जब नेफ्रॉन पढ़ा था तो उसमें आपने पढ़ा था लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो ये सारा हमारा गैस्ट्रो का, गैस्ट्रेक्टमी मतलब हमारा गैस्ट्रो का पोर्शन रिलेट होता है, लिंक होता है। इंटेस्टाइन लिंक है, लीवर लिंक है, स्टमक लिंक है। तो लूप का मतलब है कि जो बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ होती है इंटेस्टाइन में, वो वहां पे अटैक कर देती है, ठीक है। तो एक बीमारी बनती है, उसे कहते हैं बैक्टीरिया ब्लाइंड लूप सिंड्रोम। अच्छा जी, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, जी जी बेटा, वो जो आजकल काफी चला हुआ है जिससे सुशी भी कहा जाता है फिश को, देखो वो है रॉ फिश, इस बात से बिल्कुल भी डिनाइड नहीं किया जा सकता, वो बिल्कुल भी सेफ नहीं होती। जस्ट उसको क्या किया होता है, उसकी स्किन उतारी होती है, वो जिन्हें प्राउंस कहते हैं, तो प्राउंस की बस स्किन रिमूव करके उसको चॉपस्टिक पे लगा कर सजा कर जो है वो आप कह लें कि सॉसेस के साथ खाया जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो उसको बिल्कुल आप कह लें कि 0.5 सेकंड का वो बॉयल करते हैं, इससे वो कंटेमिनेट ही है। वो इनटेक करने से बहुत सारे बैक्टीरिया जाते हैं, बहुत सारे पैरासाइट जाते हैं। इसीलिए तो जितने भी वायरसेस, जितने भी आप कह लें कि बीमारियां आती हैं, वो इन्हीं ममालिक से तो आती हैं, इन्हीं ममालिक से स्प्रेड होती हैं, क्योंकि ये सही खाना नहीं खाते, ठीक है, इसी वजह से। तो वो उनकी कॉमन सेंस है कि उनको नहीं समझ आती, वो आर्ग्यू करते हैं, ठीक है। रॉ फिश जो है वो इसीलिए तो इसका बाकायदा अलग इन्फेक्शन है रॉ फिश का, चाहे कोई भी फिश है, सुशी एक्सेट्रा जो भी। अच्छा जी, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया।
ये एक अलग से पूरा टॉपिक है इस पे, लेकिन यहाँ जो है थोड़ी सी बात आई है क्योंकि वो बात रिलेट हो रही है मेगलोब्लास्टिक से, ठीक है। पढ़ते हैं फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया, आगे इसका पूरा अलग से टॉपिक होगा। इसमें लिखा हुआ है इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ द डाइट। अगर हमारी डाइट सही नहीं है, हम सही तरह खा पी नहीं रहे, दिन में कुछ जो खाना चाहिए नहीं खा रहे, रात में जो खाना चाहिए नहीं खा रहे, खाने के रूटीन सही नहीं है, तो उस वजह से फॉलिक एसिड जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। और फिर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो गई तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया बन गया। समझ आई बात कैसे रिलेट हुई। अब फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी कब कब होती है, जब भी अनबैलेंस डाइट हो, ठीक है। बैलेंस अन डाइट है, ठीक है, अनबैलेंस डाइट है हमारी। एक्सेसिव कुकिंग, कुकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खाना पका रहे हैं लेकिन खा नहीं रहे। कॉमन इन अल्कोहलिक्स, जो अल्कोहल पीते हैं उनमें कॉमन होता है, टीनेजर्स में कॉमन होता है कि फॉलिक एसिड कम है। समटाइम्स इन इन्फेंट्स जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनमें भी कम होता है। ओल्ड एज पोर कंडीशन, ओल्ड एज में भी कम होता है, पुअर कंडीशंस में, खराब हालत में भी कम होता है जब बीमार हो इंसान। स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब क्या होता है, स्टारवेशन का मतलब होता है यानी कि किसी भी सफर करना, डेथ को सफर करना, डेथ वाली कंडीशन को सफर करना बाय द लैक ऑफ फूड। खाने की इतनी कमी, खुराक की इतनी कमी कि उस कमी की वजह से पूरी हड्डियों का ढांचा बना हुआ है बॉडी का, और उस कमी की वजह से जो है वो डेथ जो है सफर करनी पड़ी किसी भी इंसान को, तो उसका मतलब है स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब होता है सफरिंग और डेथ कॉज्ड बाय अ लैक ऑफ फूड, सफरिंग और डेथ कॉज्ड बाय अ लैक ऑफ फूड। सेकेंड है मेल एब्जॉर्प्शन। हाँ जी फाके बिल्कुल। मेल एब्जॉर्प्शन, मेल एब्जॉर्प्शन मतलब ऐसी डिफिकल्टी पहले भी बताया है जो डाइजेशन में हो, अगर खुराक सही हजम नहीं हो रही, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, तो मेल एब्जॉर्प्शन कहेंगे उसको। ट्रॉपिकल फ्लू भी ऊपर बात हो गई है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की डिजीज होती है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खुराक सही हजम ना हो तो ट्रॉपिकल फ्लू होता है। इसके अलावा ड्रग्स, बार्बिट्रेट्स, एथेनॉल, डाइफेनाइल हाइड्रोटोन। क्या मतलब, बार्बिट्रेट्स एक ड्रग की ऐसी क्लास होती है, ठीक है। ये सारे फार्मा की बात आ गई है तो इसको आपने जस्ट नाम याद रखना है, ठीक है, यहाँ पे कि कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जिसकी वजह से फॉलिक एसिड जो है उसमें कमी आ सकती है अगर वो इनटेक करते हो, तो ये सारे ड्रग के नाम लिखे होंगे। अच्छा जी, लास्ट थर्ड पॉइंट है इंक्रीज रिक्वायरमेंट। किसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, इन्फेंसी, मेलिग्नेंसी, इंक्रीज हेमेटोपोइसिस, ठीक है। इनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा जो है चाहिए होती है अगर मेगलोब्लास्टिक एनीमिया यानी कि फोलिक एसिड डेफिशिएंसी जो है वो अच्छा परफॉर्म हो बॉडी के अंदर, विटामिन बी 12 अच्छा परफॉर्म हो। लैक्टेशन का मतलब होता है, लैक्टेशन एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है, बायोलॉजिकल वर्ड है, ठीक है। ये हमारी प्रेगनेंसी के बाद जब बेबी फीड करता है, ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी जब फीड करता है तो तब लैक्टिक एसिड जो है वो डेवलप होता है, उसे कहते हैं लैक्टेशन प्रोसेस को। इन्फेंसी का मतलब होता है वो स्टेज जिसमें बच्चा जो है न्यूबॉर्न है, न्यूबॉर्न बेबी। मैलिग्नेंसी का मतलब मैं बता चुका हूँ, ठीक है, ट्यूमर कैंसर को कहा जाता है। और हिमेटोपोइसिस का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें आरबीसी प्रोड्यूस होते हैं। आगे है अदर कॉजेज, अदर कॉजेज में आते हैं कुछ 3-4 कॉजेज लिखी हुई हैं इन विच डीएनए इम्पेयर, डीएनए अगर इम्पेयर है, कौन कौन सी, मरकैप्ट, मरकैप्टोपिराइन, मरकैप्टोपिराइन, फ्लोरोयुरासिल, साइटोसिन, ये तीन है ऐसे अदर कॉजेज। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि डीएनए अगर डैमेज हो जाए, तो आपको ये बता दूं अगर डीएनए डैमेज हो गया है, ठीक है, अगर डीएनए डैमेज हो गया है तो लाइफ में आगे चल के विटामिन बी 12 भी कम हो जाएगा, फोलिक एसिड भी कम हो जाएगा, और इन इमीडिएट इफेक्ट मेगलोब्लास्टिक एनीमिया बन जाएगा बॉडी के अंदर। तो मेरकैप्टोप्यूराइन का मतलब होता है, यानी कि ये आप कह लो कि एक मेडिकेशन का नाम है, ठीक है, ये एक मेडिसिन का नाम है, मेडिसिन ब्रांड है ये एक। इसको यूज किया जाता है कैंसर वगैरह के लिए, ऑटो इम्यून डिजीज के लिए, ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में और कैंसर में इस ब्रांड की मेडिसिन को यूज किया जाता है, मेरकैप्टोप्यूराइन को। इसके बाद है फ्लोरोयुरासिल। फ्लोरोयुरासिल एक आप कह सकते हो कि ग्रुप है कीमोथेरेपी का। कीमोथेरेपी में जो ड्रग यूज होते हैं, जो एंटी मेटाबोलाइट्स, एंटी ड्रग्स यूज होते हैं, वो होते हैं फ्लोरोयुरासिल कीमोथेरेपी में जो यूज होते हैं। इसके बाद है साइटोसिन। हाँ जी, इसकी डायग्नोसिस थोड़ी डिफरेंट है, ये सारी डायग्नोसिस है एक किस्म की, मैं बताता हूँ आपको। ये जो सारी हमने पढ़ी डायग्नोसिस है, ये सब कुछ इनमें से कुछ भी हमें पाया जाएगा उसको देखकर तो वो ऑब्वियसली डायग्नोज हो जाएगा, ठीक है। इसके डायग्नोसिस सब सिर्फ हमारी आप कह लो कि यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन पे है,
हम उससे सवाल करेंगे, जवाब करेंगे, जवाब देगा वो, तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी डाइट कैसी है, वो क्या ड्रग यूज करता है, वो कौन सी मेडिसिन यूज करता है। तो ऑब्वियसली जो ये हम पढ़ रहे हैं ये डायग्नोसिस बन जाएंगे, ठीक है। यही डायग्नोसिस है बेसिकली इसकी। साइटोसिन आप कह सकते हो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डीएनए में, आरएनए में, ठीक है। मॉलिक्यूल्स कैरी करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है हमारी, ये साइटोसिन। अच्छा जी। मैरकैप्टोप्यूराइन एक मेडिसिन ब्रांड का नाम होता है। इसको हम यूज करते हैं कैंसर और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में और कैंसर में इस मेडिसिन को यूज किया जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता चलूं कि ट्रीटमेंट क्या है बेसिकली। ट्रीटमेंट ऑफ मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। तो ट्रीटमेंट मेगलोब्लास्टिक एनीमिया का कोई सीरियस नहीं है ट्रीटमेंट, जिस तरह हमने ए प्लास्टिक एनीमिया का ट्रीटमेंट सीरियस था, यानी कि उसमें था कि बोन मैरो के ट्रांसप्लांटेशन चाहिए। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया की है ट्रीटमेंट में क्या है, इसका ट्रीटमेंट सिंपल है कि विटामिन B12 और विटामिन B9 के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, इनटेक करने चाहिए रेगुलर बेसिस पे, जब तक आरबीसी की इन्फ्लेमेशन खत्म ना हो जाए। समझ आ गई सबको। तो इसका ट्रीटमेंट जस्ट एक सिंपल लाइन में कवर हो जाता है, ये आप नोट कर लें। ट्रीटमेंट ऑफ मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया का ट्रीटमेंट है कि इसमें विटामिन B12 और विटामिन B9 सप्लीमेंट इनटेक करने चाहिए, ठीक है। हमें इनको खाना चाहिए सप्लीमेंट को, विटामिन B9 और B12 को। क्लियर होगी बात। मैक्लोब्लास्टिक एनीमिया का ट्रीटमेंट कहलाता है, इसमें ट्रीटमेंट सिर्फ यही होता है कि सप्लीमेंट्स खाएं, विटामिन B12 और B9, विटामिन B9 विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स, इसका ट्रीटमेंट है बस, और कुछ भी नहीं। ना ये इतनी सीरियस है कि इसके और कुछ किया जाए, और कुछ होता भी नहीं है इसके लिए, ठीक है। ये आप देखें कि डायग्राम भी नीचे बनी हुई है, विटामिन B9, B9 का मतलब होता है फोलेट, मतलब फोलिक एसिड बनाएगा वो। विटामिन B9 और विटामिन B12, इन दोनों के सप्लीमेंट जो है वो हमें डेली बेसिस पे इनटेक करने चाहिए, उनकी अमाउंट खानी चाहिए, ठीक है जी। ये आपका एक और टॉपिक, आज एक और डिजीज कवर हो गई है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के, ठीक है। इसमें हमने कवर किया इंट्रोडक्शन, ठीक है। डिसऑर्डर ऑफ टर्मिनल इलियम इसी का है, टॉपिक वो इसी का है, लेकिन मैंने बताया कि वो अलग से भी डेफिनेशन बनकर आ सकती है एमसीक्यूज में, ठीक है। वो अलग से भी अपनी इंपॉर्टेंस रखता है वो इसी की बात, ठीक है। विटामिन B12 को सिंपली विटामिन B12 भी कहा जाता है नॉर्मली। हाँ, इसके लिए जो है ना हम यानी कि B9 को फोलेट कहा जाता है, फोलिक एसिड को B9 कहा जाता है, लेकिन विटामिन B12 को कॉमनली यही कहा जाता है। इसके अलावा इसके लिए यूज किया जाता है कोबालामीन का वर्ड, कोबालामीन, ठीक है, कोबालामीन। और अब हमने एक और अपना टॉपिक कवर कर लिया मेगलोब्लास्टिक एनीमिया का। अब मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। फर्स्ट हमने किया इंट्रोडक्शन, फिर हमने किया सिम्टम्स जो कि मैंने आपको 6 पॉइंट बताए, फिर कॉजेज इसकी सारी चलती आ रही हैं, और कॉजेज चलते चलते इसकी डायग्नोसिस शुरू हो गई। डायग्नोसिस कहाँ से शुरू हुई, डायग्नोसिस इसकी शुरू हुई है फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया, जहां पे वर्ड है इनएडिक्वेट इनटेक प्रॉपर डाइट, ठीक है। यहां से इसकी डायग्नोसिस है। क्योंकि देखे जब वो पेशेंट चलकर आ रहा है क्लिनिक में, तो उससे डॉक्टर पूछेगा आप क्या खाते हैं, किस टाइम क्या खाते हैं, क्या करते हैं, आपकी कंडीशन इतनी डाउन है, आपकी डाइट कैसी है, आपका इसके अलावा कभी कोई स्टमक ऑपरेशन हुआ है, कुछ इस तरह की कोई आप ड्रग लेते हैं, कोई मेडिसिन लेते हैं, ये सारे सवाल करेंगे, वो जवाब देगा जैसे भी। तो ऑब्वियसली इन सब सवालों से जो है वो डायग्नोसिस बन जाएगा, उसका बीमारी की तशखीस का पता लग जाएगा कि इसको सिर्फ विटामिन B12 और विटामिन B9 की कमी है, मतलब इसको मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया है। तो एट द एंड उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, जस्ट सिंपल प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा जाता है सप्लीमेंट्स जाकर खाएं, जब तक वो कहेंगे, एटलीस्ट 2 to 3 months, विटामिन B12 और विटामिन B9 के सप्लीमेंट्स। जी, लास्ट मिनट रह गया है। अब मुझे बताएं, अभी भी मजीद किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई बात नहीं समझ आई तो पूछ सकते हैं।
ओके बेटा, इसको बहुत अच्छे से करना। चैप्टर 3 बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं अब आपको बता नहीं सकता। फिजियो का चैप्टर 3 अपने अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंस रखता है। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू और क्वेश्चन का, ठीक है। हर डिसऑर्डर, हर डिजीज, हर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट लेक्चर आज आपका नहीं है, ठीक है। और मीटिंग आपकी एंड होने वाली है। किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। समझ आइए सबको लेक्चर की आज की बात को क्लियर करना है। क्वेश्चन बार बार किया करें, नहीं समझ आती तो। क्वेश्चन करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होगी जब आपको बात नहीं समझ आएगी, ठीक है। नहीं बेटा, नेक्स्ट लेक्चर नहीं है आज आपका। जी। एनीवन? एम्पेयर मतलब नामुकम्मल, तरतीब में नहीं है। अगर एब्जॉर्प्शन तरतीब में नहीं होगी, नामुकम्मल होगी, तो वो इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन। ओके बेटा, टाइम कंप्लीट होने वाला, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। और कल का टेस्ट आपको होप सो याद होगा मैंने क्या दिया हुआ है, ठीक है। कल का टेस्ट आपको याद होना चाहिए, बायोकेमिस्ट्री चैप्टर 2 एंड 3।